नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश त्रिपाठी क्लास 8th में जो आप लोगों का हिंदी लिट है, जो हिंदी चैप्टर में लेसन नंबर 4 चैप्टर का नाम है गौरा। ये चैप्टर महादेवी वर्मा ने इस चैप्टर को लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, रेखा चित्र है। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, है ना, निबंध सुना होगा। अब ये रेखा चित्र क्या होता है, रेखा चित्र किसे कहते हैं? तो रेखा चित्र बच्चों, ये शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतर है। रेखा चित्र प्रायः ये ज़्यादातर रेखा चित्र वे होते हैं जिनसे लेखक की घनिष्ठता ज़्यादा होती है। रेखा चित्र हम किसे कहते हैं? रेखा चित्र की आपको परिभाषा बताता हूँ मैं। रेखा चित्र हम उसे कहते हैं जिनमें लेखक की घनिष्ठता और समीपता, निकटता ये बहुत होती है, उसे रेखा चित्र कहा जाता है। उसे अपने भावों से, विचारों से वो लिखता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों का मर्म स्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन है। क्या उसे कहते हैं? रेखा चित्र। ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ है, मैंने बताया भी आपको। इसमें सबसे पहले लिखा है, पाठ से पहले इसमें पशु मनुष्य की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं और उसे अपना प्यार भी खूब देते हैं। अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण मनुष्य इन जानवरों के साथ कैसा जघन्य पाप कर बैठता है, इस रेखा चित्र में लेखिका ने इसे अत्यंत भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। सबसे पहले इसमें तो बताया, महादेवी वर्मा ने अपना जो अनुभव था, मैंने बताया कि रेखा चित्र हम उसे कहते हैं जिसमें लेखक की या व्यक्ति की निकटता ज़्यादा हो, समीपता ज़्यादा हो, घनिष्ठता ज़्यादा हो, वो रेखा चित्र कहा जाता है। तो इसमें महादेवी वर्मा की एक निकटता रही, किससे रही? एक पशु से रही, एक गाय से रही। उन्होंने उसी को अपने शब्दों में इसे इस आपके चैप्टर में उतारा है। जैसे गौरा मेरी बहन, ये कौन कह रही है? महादेवी वर्मा। गौरा मेरी बहन श्यामा के घर पली हुई गाय की बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह हमारे हृदयों में अन्य गाय के बछड़ों से अलग एक विशेष स्थान रखती थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो? मैंने खाने की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु नहीं पाले थे। पशु पक्षियों से बचपन से ही मुझे प्यार था। बहन के आग्रह पर मैंने ध्यान पूर्वक गौरा को देखा। लंबी सुडौल गर्दन, दलचीरे पैर, चिकनी पीठ, कमल की 2 पंखुड़ियों जैसे कान उस गाय के, सघन लंबी पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गौरा को देखते ही मैंने उसे पालने का निश्चय कर लिया। इतनी सुंदर गाय थी जिसे देखकर जो लेखिका हैं उनका मन मोह गया। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची, जब गाय वो लेके गई उस बछिया को, गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची, उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई। मैंने उसका स्वागत किया गया, सत्कार किया, केसर रोरी का टीका लगाया। पता नहीं इस स्वागत का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। जो गाय थी वो खुश जान पड़ी। लोगों को लगता है कि देखो, हम कितना, जैसे हम अपने यहाँ पे कोई भी पालतू जानवर पालें तो हमें उसके हाव भाव सब पता रहता है धीरे धीरे। कोई कुत्ता पालें तो उसके हाव भाव का पता चल जाता है, कोई तोता वगैरह पालते, कोई पक्षी पालते हैं तो उसका भी पता चल जाता है। ऐसे ही उसके भाव का उनको पता चल रहा था धीरे धीरे। गौरा वास्तव में बहुत सुंदर थी। उसकी काली आंखों का सौंदर्य तो देखते ही बनता था। उन आंखों में एक अनोखे विश्वास का भाव था। इस पशु को मनुष्य का अत्याचार सहना पड़ता है, फिर भी उसकी आंखों में ना विस्मय का भाव होता है, न डर का। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा? यह उसकी आंखें देखकर ही समझ आ सकता है। गाय की आंखों को देखो तो ऐसा लगता है बड़ा प्रेम उमड़ रहा है उसकी आंखों में। तो एक गांधी जी ने भी कहा था कि गाय करुणा की कविता है। किसकी कविता है? करुणा की। कुछ ही दिनों में वह सबसे हिल मिल गई। इधर आते हैं। कुछ ही दिनों में वह सबसे हिल मिल गई। कुत्ते, बिल्ली, क्योंकि महादेवी वर्मा को बड़ा पशु पक्षियों का शौक था, उनके यहाँ सब कुछ थे। तो कुत्ते
बिल्ली सब इनसे उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। कोई पशु पाल लें, गाय पाले, भैंस पालें, तो जो पशु वगैरह होते हैं घर के, छोटे मोटे कुत्ते वगैरह, खरगोश वगैरह, तो ये सब पशुओं के नीचे से निकलते रहते हैं। तो यही बता रही है महादेवी वर्मा कि कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। पक्षी क्या होते हैं, कभी आप देखा हो पशु के ऊपर बैठे हों तो अपनी चोंच से उसके माथे पर ऐसे मुंह मारते रहते हैं, खुजलाने लगे। वह भी उन सब के साथ आंख मूंद कर सुख का अनुभव करती। कौन? गौरा। गौरा हम सबको आवाज से नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगी। माने पैर की आवाज से ही, जैसे आप लोग भी अपनी मम्मी की आवाज पहचान लेते होगे या पापा की आवाज पहचान लेते होगे पैरों की आहट से, हाँ पापा आ गए, मम्मी आ गई या भैया आ गया। ऐसे ही गौरा भी, पशु भी बड़ा जानकार होता है। उसका अगर कोई, जैसे कोई कुत्ता पाले हो और उसके यहाँ पर कोई कुत्ता हो और कोई मालिक उसका दूर हो थोड़े घर से, लेकिन वो कुत्ता तुरंत बैठ जाता है, हाँ आ गया मेरा मालिक। तो गौरा हम सबको आवाज से नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगी। समय का इतना अधिक ज्ञान उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही, माने कोई मोटर गाड़ी आए तुरंत पहचान जाते हैं, हाँ ये हमारे मालिक की है, किसकी है, तुरंत बता देते हैं। प्रवेश करते ही वह बां बां की ध्वनि से हमें पुकारने लगती, माने आवाज देने लगती। चाय, नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत रभा रभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। उसे पता रहता था कि अब चाय पिएंगे तो अब कुछ मेरे लिए भी लाएं। मनुष्यों के समान वह भी औरों की निकटता चाहती थी। वो चाहती थी मेरे पास ही सब बैठें। जैसे ही उसके पास जाते वह गर्दन और पास कर देती थी। गाय की एक विशेषता ये होती है, गाय को अगर आप उसकी गर्दन को थोड़ा सहलाओगे तो वो गर्दन और लंबी कर देती है, माने और सहलाओ और अच्छा लग रहा है उसे। ये गाय की विशेषता होती है। तो ये बताया, जैसे ही उसके पास जाते वह गर्दन और पास कर देती थी, माने मेरे हाथ फिराओ उस गर्दन पे, खुजलाओ। हाथ फेरने पर अपना मुख कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती थी। गाय को सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है वो लगता है उसके गले पर हाथ फिराना। उसके गले पर हाथ फिराते रहो तो गाय बड़ा खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। 1 वर्ष बाद गौरा एक सुंदर बछड़े की माता बन गई। बछड़े का रंग लाल था। उसका नाम रखा गया लालमणि, परंतु उसे सब लालू कहकर पुकारते थे, है ना। जैसे कोई बच्चा हो काला हो उसे कलुआ कहते हैं, ऐसे उसके लालमणि बच्चा हुआ तो उसे लालू कहने लगे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। जब बच्चा हो गया तब तो भैया गौरा दूध देने लगी। गौरा प्रातः सायं 12 सेर के लगभग दूध देती थी। लालमणि के लिए भी पर्याप्त दूध छोड़ने के पश्चात भी इतना दूध शेष रहता था कि आसपास के लोग, कुत्ते बिल्ली तक उस दूध को भोग करते थे, माने उसको पीते थे। कुत्ते बिल्ली भी पीते थे, बहुत पर्याप्त बचता था दूध। दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते। दुग्ध दोहन का मतलब होता है दूध निकालते समय, जब गाय का दूध निकालते थे उस समय एक लाइन लगा करके पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे बर्तन रख देता। महादेव माने उनके घर का एक नौकर था, वो बर्तन रख देता। दूध पीने के बाद कृतज्ञता प्रकट करने के लिए वे उसके चारों ओर उछलने कूदने लगते। पर अब समस्या थी तो दुग्ध दोहन की, माने दूध कौन निकाले, गाय का दूध कौन निकाले। घर के नौकरों को दूध दोहना नहीं आता था, दूध निकालना नहीं आता था, और जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान था वे घंटों लगा देते थे। इतना हो गया। गौरा के पहले जो ग्वाला, हमारे यहाँ ग्वाला कहते हैं, दूध बेचने वाले जो होते हैं उन्हें ग्वाला भी बोला जाता है। ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, उसको बुलाकर हमने इस समस्या का समाधान पा लिया। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने, वही जो ग्वाला आता था वही दूध निकालता था उनकी। अब तो ये समस्या भी दूर हो गई गाय को दूध निकालने की। 2-3 मास के उपरांत, माने 2-3 महीने के बाद गौरा ने दाना चारा बहुत कम कर दिया और वह दुर्बल तथा सुस्त रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक एक्सरे द्वारा रोग का कारण खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है। माने किसी ने गाय को क्या खिला दिया है, सुई खिला दिया है। जो सुई होती है ना, जो कपड़े सिलने वाली, गाय को खिला दी है, डॉक्टर ने बताया। उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है, माने हृदय, उसकी मृत्यु निश्चित है, ये बताया। बड़ा कष्ट का समय था लेखिका के लिए ये।
मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों हुए। लेखिका बोली, सुई किसने क्यों खिलाई? दाना चारा तो हम देखभाल कर देते हैं, पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञान हुआ कि किसी ने गुड़ की बड़ी डली के बीच, जो गुड़ होता है, गुड़ का बड़ी डली के बीच में उसके अंदर रखकर सुई खिलाई है, जो सीधी गले से नीचे उतरकर हृदय में पहुंच गई है, उसके हृदय में आ गई है। अंत में एक ऐसा कठोर सत्य मेरे सामने आया जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं है। किसके सामने आया? लेखिका के सामने, महादेवी वर्मा के सामने। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे दूध लिया जाता था, गाय का आना सह नहीं पाते, क्योंकि उनकी आय का साधन बंद हो जाता। अवसर मिलते ही वे गुड़ में सुई लपेटकर उसे खिलाकर उसकी मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला गायब हो गया। जो दूध काढ़ने वाला था, किसने खिलाई थी सुई? ये वही दूध काढ़ने वाला था, क्योंकि पहले उसका दूध बिक जाता था, तब कुछ पैसे की आमदनी हो जाती थी। अब गाय आई है तो केवल दूध काढ़ने का ही पैसा मिलता था, इसलिए बड़ा परेशान था। तो उसने ही क्या किया, युक्ति निकाली, एक सुई लेकर के गुड़ में डाल करके गाय को खिला दी और वो गायब भी हो गया। तब गौरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ। अब जो गाय थी बेचारी, बड़ी, जो जानवर जो होते हैं वो कुछ कह नहीं पाते, लेकिन उनके हाव भाव से सब पता चल जाता है। तब गौरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ। इसे याद करके भी मन कांप जाता है। डॉक्टरों ने कहा इसे सेब का रस पिलाया जाए। अतः नित्य कई कई सेर सेब का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। एक नली आती है, बांस की नली टाइप की होती है, उससे पशुओं को, कोई जैसे भैंस या गाय है, उनको दवाई पिलाई जाती है। ऐसे उसको भी जूस पिलाया जाता गौरा को। शक्ति के लिए इंजेक्शन दिए जाते। किसे? उस गाय को। इंजेक्शन की लंबी मोटी सुई देखकर उसकी चुभन और पीड़ा का अनुमान लगाया जा सकता है। माने आपने देखा होगा, माने सुई को देख करके तो बड़े बड़े जो पहलवान है ना, वो भी रोने लग जाते हैं। वो तो एक पशु है। अच्छे अच्छे पहलवान की भी, वो बेचारे, उनकी भी घबराहट हो जाती है सुई को देख करके। तो वो तो पशु है बेचारा, वो तो घबराएगा ही। पर गौरा उसकी पीड़ा शांति से सहती। केवल कभी कभी उसकी सुंदर सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की दो बूंदें झलकने लगती थी। माने केवल आंखों से आंसू ही टपका देती थी बेचारी। अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु जब भी मैं उसके पास जाती, वह अपना उदास मुख मेरे कंधे पर रख देती थी। लालमणि बेचारे को मां के दुख का कोई ज्ञान न था। जो बच्चा था, जिसे लालू कहा करते थे, अब उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था, जो उसे अच्छा नहीं लगता था। गौरा के पास पहुंचकर उसे सिर मार मार कर उठाना चाहता था, पर सब व्यर्थ। जो बच्चा था बार बार अपनी माँ के पास जाता, बार बार सिर मारता, माँ उठ जाओ। अब गौरा की सुंदर चमकीली आंखों की आभा समाप्त हो चली थी। कई पशु विशेषज्ञों को बुलाया, पर किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा। मैंने उसके अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उतरकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को बेंध कर बंद कर दिया। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि, मन लंबी लंबी सांसें, उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश, गाय पालने वाला देश। लेखिका को बड़ा कष्ट हुआ। नीचे जो लिखा हुआ है, जीवन का मूल्य क्या है, कि हमें सभी जीव जंतुओं से प्यार करना चाहिए, उनकी भावनाओं को भी समझना चाहिए। आपकी
प्रेम की भाषा सब समझते हैं, पशु भी समझते हैं, पक्षी भी समझते हैं, मनुष्य भी समझता है। तो सबसे जीव जंतुओं से और सबसे प्रेम से, माने हमें सभी जीव जंतुओं से क्या, जीव जंतुओं से प्यार करना चाहिए, प्रेम से, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। अब इसमें आप दो लोग देखें, लघुत्तरीय प्रश्न हैं। सबसे पहले तो लघुत्तरीय प्रश्न में है, गौरा का स्वरूप कैसा था? तो आपको लिखना है, गौरा का स्वरूप लंबी सुडौल गर्दन, लचीले पैर, चिकनी पीठ, कमल की दो पंखुड़ियों जैसे कान, सघन लंबी पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। यह है पूरा इसका आंसर। इसके बाद सेकंड वाला है लघुत्तरीय, बंगले पर गौरा का स्वागत कैसे हुआ? तो लिखना है आपको, उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का टीका लगाया गया। इसके बाद गौरा के दूध का भोग कौन कौन करते थे? बताया था, अभी पंक्ति लगाकर बैठ जाते थे। तो लिखना है कि गौरा के दूध का भोग, या फिर सीधे डायरेक्ट लिखना, कुत्ते बिल्ली उस दूध का भोग करते थे। यही पर्याप्त है। इसके बाद में जो फोर्थ है, गौरा को सुई किस चीज में मिलाकर खिलाई गई? देखो ये लिखा हुआ है, गौरा को सुई किस चीज में मिलाकर खिलाई गई? तो आपको लिखना है, गुड़ की बड़ी डली के बीच रखकर सुई खिलाई गई। ग्वाले ने कैसे खिलाई? बड़ी डली के बीच में रखकर। फिर है, लेखिका ने गौरा का पालन पोषण किस प्रकार किया? तो ये लिखना है आपको, लेखिका ने, ये दीर्घ उत्तरीय आ गया प्रश्न नंबर 1। लेखिका ने गौरा का पालन पोषण किस प्रकार किया? लेखिका ने गौरा का पालन पोषण बहुत ही स्नेह और दुलार से किया था। लेखिका के घर के पक्षी उसके पीठ और माथे पर बैठ उसके आंख तथा कान खुजलाने लगे। गौरा भी आंख मूंद कर सुख का अनुभव करती थी। इसके बाद ग्वाला क्यों गायब हो गया? तो ये वैसे तो पेज नंबर 27 पर इसी में है, 6th पैराग्राफ है। ये मैंने इधर लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा है कि प्रायः कुछ ग्वाले, क्वेश्चन क्या था, ग्वाला क्यों गायब हो गया? तो ये है इसका आंसर कि प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे दूध लिया जाता था, गाय का आना सह नहीं पाते, क्योंकि उनकी आय का साधन बंद हो जाता है। अवसर मिलते ही वे गुड़ में सुई लपेटकर उसे खिलाकर उसकी मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला गायब हो गया। ये इसका है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है कि गौरा कैसे बीमार पड़ गई? तो पेज नंबर 27, ये है पेज नंबर 27 पर। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूं, पेज नंबर 27 पर है, ये है पैराग्राफ पेज नंबर 27 पर, 4th पैराग्राफ। कौन सा पैराग्राफ? 4th पैराग्राफ। तो 4th पैराग्राफ में देखो ये है, ये रहा 4th पैराग्राफ में, गौरा ने दाना चारा बहुत कम कर दिया और वह दुर्बल तथा सुस्त रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक एक्सरे द्वारा रोग का कारण खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। यही कारण था उसका, किसका? गौरा का। यही कारण बना जिससे गौरा बीमार पड़ गई थी। सुई खिला दी गई थी इसलिए तो बीमार पड़ गई थी। कैसे बीमार पड़ी? क्योंकि सुई खिला दी गई थी इसलिए गौरा बीमार पड़ गई। इसके बाद में है कि गौरा के मृत्यु संघर्ष का वर्णन कीजिए। तो ये मैंने इसमें आंसर लिख दिया है कि गौरा के अंतिम समय में सेब का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन दिए जाते।
इंजेक्शन दिए जाते, इंजेक्शन की लंबी मोटी सुई देखकर उसकी चुभन और पीड़ा का अनुमान लगाया जा सकता है। पर गौरा उसकी पीड़ा शांति से सहती। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे गौरा ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इसके बाद सुमेलित कीजिए। तो गौरा क्या है? गौरा गाय है। श्यामा क्या है? श्यामा बहन है। लालमणि क्या है? लालमणि बछड़ा है। और महादेवी वर्मा कौन है? एक लेखिका, जिन्होंने ये एक रेखा चित्र को लिखा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोगों को जो कॉपी में करना है वो लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। और वर्ड मीनिंग तो आप लोगों को सब चैप्टर के याद करने हैं। ये आपको जो कॉपी पे करना है यही करना है, लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।